सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा अनोखी है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाल ही में आई विजय सेतुपति की मूवी महाराजा को लोगों इसकी काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे और फाइनली मैंने इस मूवी को ला लिया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। गाइस, मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं महाराजा नाम के एक नाई को। वो किसी के सैलून में काम किया करता था। आज वो अपने मालिक से कहता है कि आज उसे छुट्टी चाहिए। दरअसल वह अपनी वाइफ और बेटी के साथ कहीं घूमने जाना चाहता है और मालिक उसे छुट्टी भी दे देता है। इसके बाद महाराजा जो कि एक शॉप में जाता है, जो कि एक दुकान थी खिलौने की, जहां पर वो अपनी बेटी के लिए कई सारे अच्छे अच्छे खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को वो खिलौने दिखाता है। हम देखते हैं कि ये शॉप उसी की दुकान घर के सामने थी, इसलिए वह सामने से ही अपनी बीवी को वो दिखा रहा था। तभी हम देखते हैं एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ कर सीधे ही उस घर में जाकर गिर जाता है जहाँ पर महाराजा का घर था। यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और महाराजा इस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से ही देखता है। इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ की मौत हो चुकी थी, पर किस्मत से यहाँ पर महाराजा की बेटी बच जाती है और इसके बाद महाराजा अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाल पोसता है और उसे बड़ा करता है। महाराजा ने अपनी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा था, उसे किसी चीज की कमी नहीं होता। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं महाराजा की बेटी, जिसका नाम ज्योति होता है, उसे स्पोर्ट बहुत ज्यादा पसंद था। यही कारण था कि वो अपनी 10th की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही होती है। अब सारे टीचर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पनिशमेंट देते थे, डांटते थे, पर इन्हीं में से एक टीचर जिसका नाम कशिका था, वह ज्योति का सपोर्ट किया करती थी और वह उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराजा को जो अपने घर पे था। हम देखते हैं महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कुछ और भी रखा हुआ था। ये लक्ष्मी है क्या, वो आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं महाराजा को, जिसने अब अपना फाइनली सैलून को ओपन कर लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं महाराजा को जो कि ज्योति के स्कूल में था। दरअसल वहाँ पर उसे बुलाया गया था। तभी महाराजा के सामने स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है। इसे देखकर महाराजा प्रिंसिपल पर गुस्सा होता है और वह प्रिंसिपल को ज्योति से सॉरी बोलने के लिए कहता है। हम देख पा रहे थे कि महाराजा कितना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हमें पता चलता है महाराजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। अब महाराजा के ऐसे रूप को देखकर प्रिंसिपल डर चुका था और वह ज्योति को डांटने के लिए अपनी माफी मांग लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराजा को, जो ज्योति उसे बताती कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जाना होगा। अब यहाँ पर महाराजा को उसकी फिक्र होती है, लेकिन वह उसे ज्योति को जाने के लिए हाँ कह देता है। उसने मुझे आज तक नहीं रोका था और वह इस बार उसे परमिशन दे देता है। हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद महाराजा अब काफी अकेला हो चुका था। वह अब सोया ही रहता था, कोई काम नहीं करता था। अब ऐसे एक रात को सो रहा था जब उसके ऊपर से एक सांप गुजर जाता है। महाराजा को कुछ भी पता नहीं चलता। हम देख पा रहे थे कि वो कितना ज्यादा निश्चय हो चुका है। फिर हम देखते हैं एक मोटे से आदमी को, जो किसी गैराज में जाकर अपनी कार में रखे हुए चश्मा जो कि खो चुका था, इसके लिए वहाँ के एम्प्लॉय से फाइट करता है। दरअसल ये चश्मा उसकी प्रेमिका, उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था। वो उसे बहुत अच्छे से रखता था। उसने जब गैराज में कार दी थी, वो चश्मा कार के ही अंदर था और जब कार वापस घर पहुंची तो उसमें चश्मा नहीं था। गैराज में फाइट की आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम धरा होता है और सारे लोग उस आदमी को बताते हैं कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी कार को डिलीवर किया था। इसके बाद वो आदमी धरा को भी मारना शुरू कर देता है और वह कहता है कि शाम तक अगर चश्मा वापस नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा। अब रात के समय वो मोटा आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, तभी वहाँ पर धरा आ जाता है। उसने अपने पास रखे हुए चश्मे को वह उसे दिखाता है, पर वह उसे वापस नहीं करता। दरअसल चश्मा को वह उसी के सामने ही तोड़ देता है और उसकी वाइफ का चश्मा जब उसने तोड़ दिया था, वो आदमी उस पर भड़क जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर कहानी बदल चुकी थी। इस बार धरा गुस्से में आ चुका था। धरा उसका और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उन्हें धमकी देकर वहां से चला जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महाराजा को, जो पुलिस स्टेशन में था। महाराजा यहाँ पर बताता है कि उनकी लक्ष्मी उनके घर से गायब हो चुकी है और एक दिन से लक्ष्मी का कुछ भी पता नहीं है। इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है, आखिर ये लक्ष्मी है कौन? क्या तुम्हारी वाइफ है या फिर तुम्हारी बहन? अब यहाँ पर महाराजा उसे बताता है कि कैसे, ना तो वह उसकी बीवी है और ना ही बहन। दरअसल वह उसके घर का डस्टबिन है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि यार महाराजा के घर में डस्टबिन है, उसका नाम लक्ष्मी है और महाराजा इस डस्टबिन को बड़े प्यार से रखता था। दरअसल इसका संबंध महाराजा के घर में हुए एक्सीडेंट था। दरअसल महाराजा के घर में ट्रक घुस गया था जिसमें उसकी वाइफ की मौत हो गई, पर जो डस्टबिन था वह ज्योति के ऊपर आ चुका था और इसे ज्योति की जान बच गई थी। थाने में पुलिस इंस्पेक्टर महाराजा के ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि वह पागल हो चुका है, वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। महाराजा को इस पर पुलिस वाले पर गुस्सा आ जाता है और वह थाने में सबके तोड़ना शुरू कर देता है। वो ये बात कह रहा था कि जब तक उसकी लक्ष्मी उसे ढूंढ कर लाकर नहीं दिया जाएगा वो वहां से नहीं जाएगा। उसके ऐसे दिमाग को देखकर पुलिस अब यहाँ पर उसका उसे कहते हैं कि वेट करो, हमारे सीनियर को आने दो। वही हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक चोर को, जो कि एक आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर में घुसता है और कुछ पेपर्स और गहनों को चुरा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंस्पेक्टर वरदराजन को, जो कि उसे पकड़ लेता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर ये चोर पुलिस वालों का ही एक आदमी था। ये यहाँ पर चोरी बहुत पहले हो चुकी थी और ये लोग सीन को रिक्रिएट कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर चोरी कैसे हुई थी, चोर अंदर कैसे आया और उसने चोरी करके बिना किसी को पता लगाए वहां से भाग गया। और इसके बाद वरदराजन जो कि उस चोर को पकड़ लेता है और चोरी किए हुए गहनों को अपने
पास रख देता है और बदले में नकली कहने उस आदमी को दे देता है। इन लोगों को लगता है कि इनके पास जो कहने हैं वो असली में है, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वरदराजन बहुत कमीना आदमी है। दरअसल उसने केस को सॉल्व किया और उसे पैसे भी लिया और उन्हें नकली गहने दे दिए। वरदराजन जो अपने थाने में आता है, जहाँ पर वह स्टेशन की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो चुका था, वो महाराजा को अपने पास बुलाता है और उससे पूछते कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर महाराजा उसे अपने उस दिन की बात बताता है कि कैसे जब वह रात के 10 बजे सैलून बंद करके अपने घर पहुंचा, तब वहाँ पर पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे। महाराजा की यहाँ पर उनसे फाइट हुई, पर वे लोग उनकी लक्ष्मी को उनसे पास से चुरा कर ले गए। वरदराजन लक्ष्मी के बारे में उसे पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, वो तुम्हारी क्या लगती है। जहाँ पर महाराजा उसे बताता है कि दरअसल लक्ष्मी उसका डस्टबिन है। अब यहाँ पर वरदराजन उससे पूछता है कि उस डस्टबिन में ऐसा क्या छुपा था कि तुम उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए आ गए। जहाँ पर महाराजा उसे बताता है कि दरअसल उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल भी खाली था, पर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। अब ये बात सुनकर वरदराजन, जिसका दिमाग ठनक चुका था, वो सोचता है कि क्यों ना अब यहाँ पर पैसा कमाया जाए। अब वो महाराजा के केस को ले लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों से उस डस्टबिन की बात करता है। वो उससे कहता है कि आखिर उस डस्टबिन में जरूर ऐसा कुछ रहा होगा जिससे कि आदमी पागल की तरह उसे खोज रहा है, क्योंकि यह आदमी मुझे पागल तो नजर नहीं आ रहा कि एक डस्टबिन की रिपोर्ट करवाने के लिए आए। अब वे सारे लोग लक्ष्मी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तो दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्वा नाम के एक आदमी को, जो अपने साथी शबरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में घुसता था और चोरी किया करता था। ये लोग उसी घर में जाया करते थे जहाँ पर केवल लेडीज होती थी। ये लोग चोरी करने के बाद कभी कभी तो वे उन लेडीज का लेप कर दिया करते थे। हमें दिखाया जाता है कि सेल्वा, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक छोटी भी बच्ची भी थी जिसका वो बहुत ध्यान रखा करता था, हम देखते हैं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव का निशान था जिसकी वो मरहम पट्टी करा करता था, पर एक घाव ठीक नहीं हो रहा था। भाई हम देखते हैं सेल्वा को, जिसने अपनी पत्नी को भी ये भी नहीं बताया था कि दरअसल वह चोर है और वो रात को चोरी किया करता था। सबके सामने तो वह एक आम आदमी की तरह काम करता था, दिन में वह इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। हम देखते हैं सेल्वा के घर में महाराजा का डस्टबिन रखा हुआ था, यानी कि सेल्वा वही है जिसने उस रात महाराजा के घर में चोरी कर ली थी और डस्टबिन चुरा लिया था। वही हम देखते हैं पुलिस वाले को, जो कि महाराजा के डस्टबिन को हर तरफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने जासूस को भी एक्टिव कर दिया था। उन्होंने उससे कहा था कि डस्टबिन का पता लगाएं। वही थाने में बंद वरदराजन यहाँ पर महाराजा से काम करवाया करता था। महाराजा ने वरदराजन से कहा था कि अगर वह लक्ष्मी ढूंढ कर लाता है तो वह उसे 5 लाख रुपए देगा, जिसमें से 50,000 महाराजा ने वरदराजन को एडवांस में दे दिया था। लेकिन अभी तक उसके कुछ भी इस बारे में पता नहीं था। एक दिन हम देखते हैं महाराजा जो थाने में गया था, वो वरदराजन से मिलने का इंतजार कर रहा था और वहाँ उसके तरफ एक कार मैकेनिक भी बैठा हुआ था। वह उसे यहाँ पर जो धरा था उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने आया था। अब महाराजा से पूछते कि क्या दिक्कत है, कि भाई तू यहाँ पर क्या आया है। तब वो आदमी यहाँ पर बताता है कि मैं यहाँ पर काम करने वाला आदमी धरा बहुत दिनों से गायब है, और वो महाराजा को धरा की फोटो दिखाता है और उसे देखकर महाराजा, जो कि अपनी पुरानी बातों को याद करता है, हम देख पा रहे थे कि दरअसल महाराजा उसी रात सेल्समैन के पास भी गया था उसकी कार के बारे में पूछने के लिए। दरअसल जिस रात महाराजा के घर में चोरी हुई थी, महाराजा की उनके साथ लड़ाई हुई थी और उनसे लड़ाई करते समय उसके पास किसी के पास से एक कार की टॉर्च प्लाजा की पर्ची लिखी हुई थी और उसी कार के नंबर से वह उस कार के ओनर का पता लगाते हुए उसे भी निकले आया हुआ था। पर तभी यहाँ पर धरा आ चुका था और वो सेल्समैन को बहुत मारता है। फिर धरा वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, पर महाराजा भी धरा का पीछा करता है। तब धरा ये बात नोटिस कर लेता है कि महाराजा जो उसके पीछे पड़ चुका है, और इस पर धरा जो कॉल करके अपने दोस्तों को एक जगह पर आने के लिए कहता है। फिर वहाँ यहाँ पर उसका पीछा करते करते महाराजा भी वहाँ पर पहुंच चुका था, जहाँ पर वे सारे लोग मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और फिर वह उसे खूब पीटते हैं। तब महाराजा को ये बात पता चलती है कि दरअसल उस रात उन 3 आदमी से धरा भी वहीं पर था। इसके बाद वह उन सभी आदमियों को मारकर धरा के बैग पर नोटिस करता है, जहाँ पर उस रात महाराजा की जब फाइट हुई थी उनमें से एक के बैग में चोट लग चुकी थी, यानी पीठ में। महाराजा धरा के पीठ पर वही चोट पैक करता है, जहाँ पर धरा महाराजा को बताता है कि दरअसल तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रात को हम 3 में से एक पुलिस वाला भी हमारे साथ में था। और ये बात कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर महाराजा को धरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बाइक से पीछे जाते समय ही काट देता है गला। और फिर हमें सीन प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर महाराजा के यहाँ पर आने का मकसद यही था कि दरअसल वो यहाँ पर थाने में धरा वाली बात सुनकर ही आया था, क्योंकि उसने उसे बताया था कि दरअसल उसके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेन करके उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। फिर हम देखते हैं उसी मोटे गैंगस्टर आदमी को, जो धरा के ऊपर कंप्लेन करता है कि उसने मुझे मारा है, और उसके आने से पहले मेरे पास एक आदमी आया था जो मेरी कार के बारे में उसे पूछ रहा था। वही हम देखते हैं पुलिस, जो कि महाराजा से पैसे लेने के लिए किसी आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डस्टबिन बनवाने के लिए उसे कहते हैं, और इसमें वो आदमी उससे कुछ दिन का समय मांगता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेल्वा को, जिसकी बेटी का बर्थडे आने ही वाला था। सेल्वा अपनी बेटी को बीबी को बताता है कि इस बार वो अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करने वाला है। बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बेबी सेल्वा को कॉल करती है और उसे सोने की चेन लेने के बाद सेविंग करके आने के लिए कहती है, यानी अपनी हालात को सुधारते हुए आना। सेल्वा भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो महाराजा के सैलून में जाकर अपनी सेविंग करवाने लगता है। फिर हम देखते हैं सेल्वा के पास उसकी बीबी का कॉल आता है। वो उससे कहता है
तुम अभी तक घर नहीं आए, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है इसलिए जल्दी आना। वही महाराजा जो कि बात को सुन लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर सेल्वा का सेविंग करता है कि तभी यहाँ पर ट्रिमर की बैटरी खत्म हो चुकी थी, जिसको लेकर महाराजा अब साइड की शॉप में जाता है। तभी यहाँ पर सेल्वा के पास एक खबरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप चुका था कि कुछ लोग ऐसे चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस को अब ये लगता है कि शायद ये सब दूसरे शहर के लोग आकर कर रहे हैं, पर फिर भी हमें अब सावधान हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेल्वा उस सब आदमी को समझाता है कि तू डर मत, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है कहीं पर भी। और वो कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं महाराजा जो सेल्वा के पीछे खड़ा हुआ था और वह सेल्वा की सारी बातों को सुन लेता है, पर वह ऐसा भी कर रहा था कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। अब यहाँ पर सेविंग होने के बाद सेल्वा वहाँ पर जल्दी में सोने की चैन महाराजा की शॉप में छोड़ देता है और घर चल जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा था। तभी सेल्वा नोटिस करता है कि उसकी सोने की चैन तो कहीं गिर गई है, और इसके बाद पूरा घर जब वो ढूंढता है पर उसे वो चैन बिल्कुल भी नहीं मिलती। वही हम देखते हैं महाराजा को, जिससे वो सोने की चैन मिल जाती है और उसे याद आता है कि कैसे ये सेल्वा जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देने वाला था। और इसके बाद वो सेल्वा का पता लगाता है, वहाँ पर चला जाता है। हम देखते हैं उसी समय सेल्वा को अरेस्ट करने के पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और सेल्वा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि सैलून में महाराजा ने उसकी सारी बातों को सुन लिया था, इसलिए अब पुलिस को इसने सारी बातें बता दिया है। सेल्वा को यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और ऐसी हालत में देखकर सारे लोग उन पर गोली चलाने लगते हैं, पर वहाँ पर पुलिस ने उसे मार दिया था। और सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डिवोर्स तलाक देने के लिए देती है। वहीं सेल्वा ने भी ठान लिया था कि वह जैसे बाहर आएगा वो महाराजा से अपना बदला जरूर लेगा, और जिसके कारण अब उसकी बेटी और बीवी उससे अलग हो गई और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें यह पता चलता है कि सारी चीजें जो हुई थी वो पास्ट का सीन था, यानी कि अभी जो भी सेल्वा वाली बात हुई थी वो सब पास्ट थी। और प्रेजेंट टाइम में महाराजा जो कि अपनी डस्टबिन की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आया हुआ था। वही हम देखते हैं पुलिस वाले ने महाराजा के बताए हुए डस्टबिन जैसा ही नकली डस्टबिन बना लिया था, और उस पर पत्थर के जरिए थोड़ा सा उसे डैमेज कर दिया था ताकि वो पुराना सा लगे, ताकि उन्हें जल्द से जल्द महाराजा से 5 लाख रुपए मिल जाए। वही बर्दर राजा सोचता है कि हमें डस्टबिन तो नकली बनवा लिया, पर हम नकली चोर कहाँ से लाएंगे। अब इसके लिए वो महाराजा को रात को वापस से कॉल करता है, और सुबह आकर उस रात की पूरी कहानी बताने के लिए वह उससे कहता है, ताकि वह अपनी नकली चोर को कहानी बताकर वैसे ही तैयार कर सके और महाराजा को यकीन दिला सके। अब यहाँ पर बर्दर राजा और उसके स्टाफ ने डिसाइड किया था कि अगर महाराजा ने ये डस्टबिन लेने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे, और उसे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या था जिसके लिए वह ऐसा परेशान हो रहा है। फिर अगले दिन महाराजा जो थाने में आ चुका था और बर्दर राजन को सारी बात बताता है। वो बताता है कि कैसे रात 10 बजे जब घर आया था तब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। तभी यहाँ पर हमें एक और हैरान कर देने वाले पता चलती है कि दरअसल उस रात महाराजा ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति जो घर पे आई हुई थी, और अंदर वो 3 चोर थे। अंदर आने के बाद ज्योति जो कि अपने कपड़े बदलने लगती है, और वही वे तीनों चोर जो कि ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तब ये तीनों दरिंदे मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, और इनमें से वही पुलिस वाला एक था जो कि महाराजा की डस्टबिन को ढूंढने में लगा हुआ था। और तो और सेल्वा जो कि जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपना बदला लेने के आया हुआ था, पर इससे पहले उसकी बेटी वहां पर आ गई और उन सब ने मिलकर उसका रेप किया। वही हम देखते हैं महाराजा जो अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीद रहा था, जिसलिए उसे घर आने में देर होती है, और तब महाराजा अपने घर आता है। तब उसके आने से पहले ही वो तीनों चोर वहां से भाग चुके थे। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि महाराजा जो कि अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को सामने रखकर पुलिस को वो कहानी बता रहा था, जैसे कि चोर घर पे आए, उसका डस्टबिन चुरा कर ले गए। और इसके बाद रात को बर्दर राजा जो कि उस पुलिस वाले को महाराजा की सुनाई हुई कहानी बताता है, और इसे सुनकर वो पुलिस वाला है शॉक्ड हो जाता है। दरअसल उसकी सुनाई हुई कहानी ठीक वैसे ही थी जैसे कि वो लोग तो इस घर में घुसे थे। पुलिस वाला जल्दी से सेल्वा को कॉल करके उसे सारी बात बता देता है। वो उसे बताता है कि कैसे महाराजा ने इस बार कुछ अलग सी कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं, और अब पुलिस वाले जो कि उन चोरों को ढूंढना शुरू कर दिए हैं। अब सेल्वा यहाँ पर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल रहो और बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक के सीन को, जहाँ पर महाराजा रात को अपने घर वापस आता है तो वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर चुका था, और वह जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे पूरी बात बताती है कि कैसे जब उसके साथ रेप हो रहा था तब एक आदमी की बैग पर चोट का निशान था। और तो और यहाँ पर ज्योति जो महाराजा से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने पापा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप किसी भी तरीके से ढूंढ कर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। ज्योति की ऐसी हालत को देखकर बेचारा महाराजा जो कि बहुत रोता है और अपनी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को जान से मारने के बारे में सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम के सीन को, जहाँ पर वरदराजन महाराजा के घर पे उस रात पे हुए सारे सीन को वापस से रिक्रिएट करना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे चोर अंदर घुसता है और उन्हें जब अंदर कुछ भी नहीं मिला तो वो उस डस्टबिन को चोरी करके ले गए। अब यहाँ पर महाराजा ऐसा बता रहा था कि जैसे वो अपनी लक्ष्मी के मिल जाने के बाद काफी ज्यादा खुश है। अब यहाँ पर वो पुलिस वालों को गले मिलता है और उनके बैग पर चोट का निशान चेक करता है। तभी उसे एक बात पता चलती कि दरअसल ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने उसका उस रात उस की बेटी के साथ रेप किया था। महाराजा उस पुलिस वाले से उसकी एज पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि
कैसे उसकी उम्र 50 साल के आसपास है। अब महाराजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर भद्रराजन यहाँ पर महाराजा को बताता है कि हम आज रात इसे जेल में डाल देंगे। ये बात सुनकर भद्रराजन की बात को सुनकर महाराजा चौंक जाता है। वो कहता है कि आप ये बातें क्या कर रहे हो। हमें पता चलता है कि भद्रराजन जान चुका था कि राज क्या है, क्योंकि भद्रराजन ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी तब उसे पता चला कि ज्योति अभी हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया हुआ है। और इसके बाद सारे पुलिस वाले जो कि डस्टबिन को ढूंढने का नाटक कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि भद्रराजन जो महाराजा के हाथ में एक चाकू देता है वो उसे उस पुलिस वाले को मारने के लिए कहता है। दरअसल उसका भी ये मानना था कि ऐसा करने वालों को जान से मार देना चाहिए और इस पर महाराजा जो कि उसकी बात को मानकर पुलिस वाले को जान से मार देता है। फिर इसके बाद उसे पता चलता है कि दरअसल सेल्वा जो कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में छिप चुका है। अब वो वहां पर सीधे जाता है और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच फाइट होती है और महाराजा यहाँ पर सेल्वा के दोनों पैर को तोड़ देता है। फिर वह सेल्वा से कहता है कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इससे कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी इस हादसे से और यही मेरा बदला है। तब वहाँ पर ज्योति आ जाती है। अब यहाँ पर ज्योति सेल्वा के पास उसकी सोने की चैन फेंकती है। उसे कहता है कि तुम इसे चोरी करने के लिए आए थे ना, तुम इसे रख लो। और इसे देखकर सेल्वा हैरान हो चुका था कि आखिर ये चैन तुम्हारे पास कैसे आ गई। तब हमें यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। हम देखते हैं कि सेल्वा के अरेस्ट होने के जाने के बाद महाराज अपनी वाइफ के साथ सेल्वा की बेटी के पास उस सोने की चैन को देने के लिए आता है, पर सेल्वा की वाइफ इसको लेने के लिए मना कर देती है। उसे कहती कि इस चैन में न जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। और इसके बाद महाराजा जो सेल्वा की बेटी के लिए टॉय खरीदने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है ये वही सीन था जहाँ पर महाराजा अपनी बीबी को खिलौने दिखा रहा था। तभी वहाँ पर उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सेल्वा की वाइफ मारी जाती है और महाराजा की बीबी और उसकी बेटी भी। हमें पता चलता है कि आज तक महाराजा ने जिस बच्चे को बड़ा किया था वो कोई और नहीं बल्कि सेल्वा की ही बेटी थी और जो कि टीन के डस्टबिन में दबने के कारण बच चुकी थी। फिर ज्योति वहां से जाने लगती है जिसके बैग पर लगी हुई चोट को सेल्वा देख लेता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी बेटी के बैग पर भी ऐसे ही चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैर पर गिरता है और उसे पूछता है क्या ये मेरी बेटी है, और जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ ये तुम्हारी ही बेटी है, पर अब मैं इसका बाप हूँ और तुम इससे दूर रहो। फिर वह ज्योति को लेकर वापस चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सेल्वा को जिसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने बदले की आग में बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा और यही बात सोचकर वह बिल्डिंग से कूद जाता है और अपनी जान देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और मुझे और क्या क्या अपडेट करना चाहिए, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं इसी तरीके किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।